नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और विवेकानंद एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए तत्व, यानी विभिन्न देशों के संविधान से जो तत्व लेकर हमने भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। चूंकि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए यह टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इस टॉपिक पर 3 वीडियो बनाऊंगा जो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे कि भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या प्रभाव पड़ा और इसके अलावा ब्रिटिश संविधान से हमने कौन से तत्व लेकर भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न का मैं यहाँ जवाब आपको देना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न भी बन जाता है और कुछ भारतीय संविधान के आलोचकों के द्वारा भारतीय संविधान का मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में चूंकि विभिन्न देशों के प्रावधानों को लेकर शामिल कर दिया गया है, इसलिए आपने नया कुछ नहीं किया, बल्कि आपका संविधान एक उधार का संविधान है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को खंडन करना बहुत ज़रूरी है और इन सारी बातों का खंडन भीमराव अंबेडकर साहब ने, जो हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने खुद इस आरोप का खंडन किया था और उन्होंने साथ में ये बात भी कही थी कि अगर पहले से किसी विषय पर अनुसंधान हो चुके हों और वह अनुसंधान अगर बेहतर हो तो उन अनुसंधानों को अपनाना समय और पैसे की बचत है, क्योंकि अगर आप उसी विषय पर फिर दोबारा अनुसंधान करोगे तो आपका समय भी खराब होगा और दूसरा आपका पैसे का भी व्यय होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट देशों के संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को शामिल किया गया। लेकिन यहाँ फिर बात आती है कि नया क्या। तो नया कुछ ऐसा है कि हमने एज इट इज वो प्रावधानों को भारतीय संविधान में वैसे ही शामिल नहीं कर लिया, बल्कि उन संविधानों के तत्वों में कुछ फेरबदल करके हमने अपनी परिस्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में शामिल किया है। इसके अलावा कोई पूर्णतः भारतीय संविधान के सारे प्रावधान ऐसे नहीं है कि जो हमने विदेशी संविधानों से ग्रहण किए हैं, कुछ हमारी मौलिक रचनाएं भी हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक पे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटिश संविधान का क्या प्रभाव पड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। आप जानते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश का शासन था तो ब्रिटिश ने भारत में अपने शासन संचालन के सहायता करने के लिए एक अधिनियम को पारित किया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। और आपको यहाँ एक बात बतला दूं कि भारतीय संविधान में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। अब उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान याद रख लीजिए जो एग्जाम में पूछ सकता है कि ये प्रावधान या ये तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किए गए। तो आपको कोड बतलाता हूँ, कोड के माध्यम से आपको वो तत्व याद रखने हैं। तो कोड सुनिए, निराश, लोक, आप, शक्ति। कॉमा दे के मैंने इसको लिखा हूँ, 6 तत्व बनेंगे इससे, लेकिन आप इसको एक फ्लो में याद रखिए तो याद रखना आसान होगा। निराश, लोक, आप, शक्ति। फिर बोलिए, निराश, लोक, आप, शक्ति। अब 6 तत्व देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। आधानाथ से बनता है न्यायपालिका का ढांचा। हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका का ढांचा होता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये न्यायपालिका का ढांचा कहलाता है। और ये ढांचा हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही लिया है। अगला है रा। तो रा से बनेगा राज्यपाल का कार्यालय। आप जानते हैं कि हर राज्य का एक राज्यपाल होता है और उसका ऑफिस होता है। तो ये जो राज्यपाल का कार्यालय वाला तत्व है, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से अडॉप्ट किया। अगला है सा। तो सा से क्या बनेगा? तो दोस्तों, सा से बनेगा संघीय व्यवस्था। क्या सा से क्या बनेगा? संघीय व्यवस्था। अब ये संघीय व्यवस्था क्या होती है तो मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी विस्तार से बतला चुका हूँ। तो अगर शॉर्ट में मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप सिंपल सी बातें याद रखिएगा कि ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रांतों को एक केंद्र सरकार के अधीन कार्य करना होता है, वह संघीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। और संघीय व्यवस्था के क्या क्या तत्व होते हैं और भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के क्या तत्व शामिल है, ये सब हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान ये था कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी। ये बात अलग है कि उस दौरान उस अधिनियम के अनुसार भारत में संघ की स्थापना नहीं हो सकी, लेकिन आज जो भारत संघ है तो ये तत्व हमने वहीं से लिया है। अगला है लोक। तो लोक से बनता है लोक सेवा आयोग। क्या बनता है? लोक सेवा आयोग। और आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज समेत बड़ी परीक्षाओं का आयोजन इसी आयोग के द्वारा किया जाता है। तो लोक सेवा आयोग तत्व को भी हमने वहां से ही अडॉप्ट किया था। अगला है आपात। आप से आपातकालीन उपबंध। आपसे क्या बनेगा? आपातकालीन
उपबंध। अब आप जानते हैं कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल या 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, जो ये आपातकालीन उपबंध है, ये सभी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए हैं। और अंतिम याद रखिएगा शक्ति, तो शक्ति से बनेगा शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। अब आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक 7वीं अनुसूची शामिल है जिसमें 3 सूचियों का वर्णन है। एक होती है केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में के संबंध में केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर टकराव हो दोनों विधियों में तो फिर केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये शक्तियों के वितरण या विषयों के वितरण की 3 सूचियां भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से अडॉप्ट किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगर भारतीय संविधान में किसी संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो वह है ब्रिटेन का संविधान। चूँकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया, अतः उन्होंने उसी पद्धति से शासन किया जो ब्रिटेन में लागू थी। इस कारण उन पद्धतियों से हम लोग जो है उसमें काम करने के, उसमें प्रशासन चलाने के अभ्यस्त हो चुके थे। इसलिए हमने ब्रिटेन के संविधान की बहुत सारी चीज़ों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप एक कोड के माध्यम से याद रखिएगा। ये ब्रिटेन के संविधान से क्या तत्व शामिल किए गए हैं, इसका कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोड के माध्यम से याद नहीं होता है तो आप ऐसे ही रट्टा मार लीजिएगा। और हालांकि कुछ तत्व ऐसे भी हैं कि जो सिंपल सी बात है आपको समझ में आएंगे कि हमने ब्रिटेन से ही लिए हैं। तो कोड है आपका प्रमासंवीराद्वी, प्रमासंवीराद्वी। ठीक है, अब देखिए सा में के आगे जो 2 लिखा है तो मतलब सा से 2 वर्ड बनने वाले हैं, द्वी, प्रमासंवीराद्वी। ठीक है, ये कोड आपने याद रख लिया। नहीं भी याद होता है तो अपने हिसाब से याद रखिएगा। तो प्रा से बनता है परमाधिकार रिटें, प्रा से क्या बनता है, परमाधिकार रिटें। अब रिटें कौन जारी करता है, तो रिटें जो है न्यायपालिका जारी करती है, और रिटें एक प्रकार से न्यायपालिका के द्वारा जारी किए गए निर्णय ही हैं जो कि सर्वोच्च अधिकार से जारी किए जाते हैं, इसलिए उसे परमाधिकार रिटें भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखिए, न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनमें से कुछ निर्णय रिटें के रूप में होते हैं और उन्हें ही परमाधिकार रिटें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 32 आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 32 में भी सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। वैसे ही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी वो रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो परमाधिकार रिटें हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाई। अगला है माँ से मंत्रिमंडल प्रणाली, जिसे आप मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, जो वास्तव में सरकार होती है, जो देश चलाती है, उस मंत्रिमंडल के 3 स्तर आप सभी जानते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उप मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और दूसरा वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार न दिया गया। तो ये जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये सारी की सारी हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट की हुई है। इसके अलावा 7 से 2 नाम बनेंगे। एक तो होता है संसदीय व्यवस्था। आप जानते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है वो सारी की सारी बतलाया था। तो संसदीय व्यवस्था आप जानते हैं, अगर मैं इसका संक्षेप में केवल बतलाऊं तो संसदीय व्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका की स्थापना विधायिका के भीतर से ही की जाती है। यानी कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं यानी कि हमारे मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो विधायिका के अंदर से ही जो है चुनकर कार्यपालिका में जाते हैं। तो संसदीय व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन से लिए हैं। और अगले साथ से बनता है संसदीय विशेषाधिकार। तो चूंकि संसदीय प्रणाली या संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है तो उन संसद के मेंबरों को कुछ विशेषाधिकार भी होंगे। जैसे आर्टिकल 105 के तहत हमारे सांसदों को कई सारे विशेषाधिकार होते हैं, तो ये संसदीय विशेषाधिकार भी हमने ब्रिटेन से लिया है। वी से बनता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखिए दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसका मतलब ऐसा समझिए कि विधायिका का काम है कानून बनाना। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत से तात्पर्य यहाँ ये है कि विधायिका जब भी कानून बनाएगी तो वो विधि अर्थात संविधान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही कानून का निर्माण करेगी। वैसे ही कार्यपालिका भी जब भी शासन चलाएगी तो वह विधि द्वारा स्थापित अर्थात संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही शासन चलाएगी। और न्यायपालिका भी अगर न्याय निर्णय का कार्य करेगी तो वो विधि के द्वारा संविधान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही न्याय देगी।
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान में जो किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया बतलाई गई है उसी को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। ये भी हमने लंदन से, ब्रिटेन की से अडॉप्ट की है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला, ए से बनता है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। अब एकल नागरिकता का जो तत्व है यह भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से शामिल किया गया है। और एकल नागरिकता का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत में भारत के नागरिकों को केवल एक नागरिकता होती है और वो भी है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता ना तो दूसरे देश की नागरिकता धारण कर सकते हैं और ना ही भारतीय नागरिकों को किसी अन्य राज्य की नागरिकता होती है। पहले आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक जम्मू कश्मीर की राज्य की नागरिकता भी होती थी, लेकिन अब यह अपवाद भी समाप्त हो चुका है। अब राष्ट्र बनता है राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक महत्व या औपचारिक महत्व या सांकेतिक महत्व। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में वहाँ की महारानी जो है ब्रिटेन राज्य की अध्यक्ष है या वहाँ की प्रमुख है, लेकिन वो वास्तविक प्रमुख नहीं है क्योंकि वहाँ वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसलिए ब्रिटेन की महारानी राज्याध्यक्ष होते हुए भी औपचारिक प्रमुख है, इसलिए उनका प्रतीकात्मक महत्व है। वैसे ही भारत में भी होता है कि भारतीय राज्य का अध्यक्ष या भारतीय राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति औपचारिक या प्रतीकात्मक प्रमुख होता है, उसका महत्व केवल औपचारिक है। उसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम करना होता है, इसलिए वास्तविक प्रमुख या वास्तविक महत्व का व्यक्ति बन जाता है प्रधानमंत्री। तो राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक महत्व जैसे तत्व को भी हमने ब्रिटेन के संविधान से शामिल किया है। इसके अलावा याद रखिएगा द्विसदनवाद या बाई कैमरल। तो द्विसदनवाद का मतलब सिर्फ इतना है कि दो सदन होना, विधायिका के स्तर पर दो सदन होना, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो ब्रिटेन में भी होता है, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये वहाँ भी दो सदन होते हैं और उन्हीं की देखा सीखी हमने भी द्विसदनवाद को अपनाया है। तो ये था आज का कार्यक्रम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए विषय के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।